सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश मलिक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के 2019 के सॉल्यूशंस की सेक्शन ए फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके सो मैंने आपको कहा था कि डेली 2 वीडियोस आएंगी, एक वीडियो में डाल चुका हूँ और अगली वीडियो हमारी ये है जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जेईई मेन जेईई एडवांस वट एवर इट इज, मेरा जो भी सूटेबल रहेगा उस दिन, जहाँ पर भी क्वेश्चंस मुझे कराने के लिए सूटेबल रहेगा मैं वो आपको कराऊंगा। ओके सो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कंसिडर अ स्फेरिकल गैसियस क्लाउड एंड विच इज ऑफ mass density rho r in free space where r is the radial distance from its center. Okay, और हमें कहा गया है कि gaseous cloud is made up of particles of equal mass m moving in circular orbits about the common center with the kinetic energy k. Okay, and find the force acting on the particles in their mutual gravitation force. Okay, and if rho r is constant in time, the particle number density nr will be rho r, which is rho r by m. ये हमको निकालना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा था मैं नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको घुमाया गया है। तो देखो, आपको बोले स्फेरिकल गैसेस क्लाउड कंसिडर करना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप स्फेरिकल गैसेस क्लाउड कंसिडर कर सकते हो जिसमें ये पूरा क्लाउड है। ओके, ये पूरा क्लाउड है। ओके, जिसमें सारे पार्टिकल्स का मास है m और ये अगर हमारा सेंटर है, ठीक है, तो हमें कहा गया है कि अगर यहां से हम किसी r डिस्टेंस पर जाएं और यहां पर एक पार्टिकल को देखें जिसका मास है m, वो क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, और लेट अस से उसकी वेलोसिटी इस टाइम पर कुछ ऐसे है v। आपको पता है हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। ओके सो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, गलती से मैंने स्लाइड इरेज कर दी है। और हमें बोला है कि अगर हम सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाएं, ये पार्टिकल ने वो एक आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में v मान लो, ये पार्टिकल है m, ये सेंटर है c। ओके सो बात करें कि अगर इस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? g। अगर क्या कहते हैं, पार्टिकल का मास है m और टोटल मास है कैपिटल M डिवाइडेड बाय दिस r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप देखो कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वही क्या सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर नहीं होगी किसी भी पार्टिकल पर, बिल्कुल होगी। उसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहां से मैं कैपिटल एम को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, वी स्क्वायर आर बाय जी। बट अभी हमें क्या अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो एक टर्म दिया गया है के यहां पर, विच इज काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं हम ऐसे लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के सो अगर मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास कैपिटल एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 के आर डिवाइडेड बाय जी एम। ओके सो ये मेरी कैपिटल एम की वैल्यू है जो कि आपको याद यहां पर याद रखनी है, जो कि आपको एक बार मान लीजिए कि कैपिटल एम की वैल्यू इक्वेशन 1 है। अब देखो, अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड, इफ आई डिफरेंशिएट on both the sides,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dm इज इक्वल्स टू 2k बाई जी इंटू डी आर। ओके, अब बात को समझो कि अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटी सी शेल कंसिडर कर लूं, ठीक है, ये वाली, और इसकी थिकनेस जो है वो आपकी dr है, और इसका मास है dm, d ऑफ कैपिटल M, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, d ऑफ कैपिटल M। तो आप d ऑफ कैपिटल M कैसे लिखोगे, विच विल बी द मास डेंसिटी दैट इज रो, जो कि हमें यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो डीएम हो जाएगा आपका रो मल्टीप्लाइड विद इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखते हो आप, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी यहां तक। तो अब मैं अगर इस डीएम की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो डीएम की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आ जाएगा रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल्स टू 2k अपॉन जी एम मल्टीप्लाइड बाई डी आर। यहां से डी आर और डी आर आपका कैंसिल हो जा रहा है, और ये कैपिटल एम नहीं है यहां पर, आई एम सॉरी, दिस इज स्मॉल एम, और रो will be now equals to 2k upon 4 pi g m r square। ओके, और यहां से अगर मैं 2 से ये 4 कैंसिल टाइम हो जाएगा 2, और हमें बोला है एन आर, जो कि हमें बोला है रो आर डिवाइडेड बाय एम। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड बाय एम कर दूं, डिवाइड बाय एम कर दूं, तो क्या मेरे पास एनआर नहीं आ जाएगा, तो एनआर मेरे पास निकल के आ रहा है के डिवाइडेड बाय 2 पाई जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर ऑप्शन चेक करें तो k अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर जी, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन था हमारा ग्रेविटेशन से, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन वाज ऑफ मीडियम लेवल। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था और बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं था, मीडियम लेवल का आपका ही क्वेश्चन था। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है कि एक थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल है जिसका रेडियस है r, और जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैरी करती है। ओके, और हमें कहा गया है कि उसके सरफेस पर पोटेंशियल v नॉट है। ओके, और फिर हमें पहले जैसे जैसा कहा गया वैसे करते चलते हैं। तो अगर ये मेरी एक शेल है, ओके, जिसका रेडियस है r, सेंटर है c, लेट्स से इस पर चार्ज जो है वो प्लस q है, तो अगर इसके सरफेस का पोटेंशियल देखें तो हमें कहा गया वो v नॉट है, और अगर उसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं k q बाय r। ओके, इतनी चीज हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि a hole with small area this where alpha is very very less than 1 is made on the shell without affecting the rest of the shell. Okay, so which one of the following statement is correct? So अब हम दोबारा शेल को बनाते हैं with a hole. Okay, so ये लड़ से आपकी शेल है और ये आपका होल हो गया। ओके, सो इसका जो आपका एरिया है उस एरिया को हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये अब भी रेडियस आ रही है,
विदाउट अफेक्टिंग द शेल, तो हमारे पास चार्ज जो भी है, अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया है कि भैया which of the following statement is correct, तो potential at the center of the shell is reduced by 2 alpha v naught. So इसके लिए क्या करेंगे हम, उसको देखो कि पोटेंशियल इनिशियली एट द सेंटर कितना होगा, v c will be equals to k q by r only. ओके, सो बाद में कितना हो जाएगा, vc that is k q by r माइनस के, और चार्ज हो जाएगा आपका अल्फा क्यू बाय आर. ठीक है, सो यहां पर आप अगर के क्यू बाय आर को कांस्टेंट ले लें, आपके पास आएगा 1 माइनस अल्फा, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस अल्फा. तो कितने से डिक्रीज हो रहा है, अल्फा टाइम्स वी नॉट से डिक्रीज हो रहा है, ना कि 2 अल्फा टाइम्स वी नॉट से. ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है. बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय दिस. सो आप ये भी देख सकते हो कि ये ऐसा नहीं होगा. अब ऑप्शन नंबर 3 को देखो यहां पर, जो कि कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 1/2 r फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल विल बी. सो देखो, तो आपको पता है कितना, वीसी तो आपको पता चल गया कितना है, तो अब v एट r/2 कितना होगा, के क्यू बाय आर माइनस, पहले तो इनिशियली तो कांस्टेंट रहेगा, फिर हो जाएगा के अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय r/2, जो कि हम लिख सकते हैं v नॉट 1 माइनस 2 अल्फा. और अगर आप vc अपॉन v ऑफ r/2 को देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 ऑफ अल्फा. ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. सो अब यहां पर देखो, तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं. अगर आपको चेक करना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चेक कर लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके ये ऑप्शन बी और डी भी गलत है. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. और उस पर बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, और काफी अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने आपको वहां पर कराए हैं. और ये प्रॉब्लम भी आपका मीडियम लेवल ही था, कि ये पूरे पेपर की अगर बात करें तो मीडियम लेवल का पेपर था, कुछ ज्यादा इजी भी नहीं था और ज्यादा हार्ड भी नहीं था, सेक्शन ए की अगर बात करें. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द थर्ड प्रॉब्लम इज कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है विद हीट्स अ मेटल रॉड. ओके, और हमें कहा गया है कि वायर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर टू द रॉड. So the metal rod is enclosed in an insulated container. Okay, और हमें कहा गया कि it is observed that the temperature in the metal rod changes with the time as this. मतलब आपको temperature as a function of time given है, which is this. और हमें कहा गया बीटा कांस्टेंट है with appropriate dimension, while T naught is a constant with dimension of temperature. We know that. और heat capacity of the metal हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर आप देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप पावर की बात करें तो जिससे सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो ठीक है. देखो, पावर की बात करें तो वो होती है डी क्यू बाय डी टी. ओके, और इसको लिख सकते हैं हम, अगर हमारी हीट कैपेसिटी को आप मान ले सी है या एस या एच, जो भी आप मानते हो. मैं यहाँ पर एच कंसिडर कर रहा हूं, तो हमारे पास ये हो जाएगी एच इंटू डी टी बाई डी टी. पावर आपको हीट पता है क्या होती है, एच इंटू डी टी. और हीट आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोला, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हीट कैपेसिटी बोला है, तो आप यहाँ पर एच डी टी लिख सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी. ओके, सो
अब अगर आपके पास ये टाइम का फंक्शन, टेम्परेचर का फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज टी नॉट प्लस टी नॉट बीटा टी रेज टू द पावर 1/4, सो आप यहां पर देख सकते हो कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे डी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास ये आ जाएगा 0 प्लस टी नॉट बीटा और ये हो जाएगा 1/4 और टी रेज टू द पावर 3/4। ओके, सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सॉरी, -3/4 ये ऊपर जाएगा। ओके, सो अगर आप इस चीज को यहां पर पुट करेंगे, सो अगर आप इसको लिखो, एच को लिखना, एच कैलकुलेट करना बेसिकली में, तो आप इसको लिख सकते हैं पी बाय dt by dt, दैट इज b बीटा टी नॉट 4 और t रेज टू द पावर 3/4। पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको यहाँ पर स्मॉल t दिया हुआ है? नहीं, आपको यहाँ पर कैपिटल T दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो कुछ इस तरीके से होगा। इस इक्वेशन को देखो, हो जाएगा t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय बीटा टी नॉट, कैपिटल टी नॉट, आई एम सॉरी, बीटा कैपिटल टी नॉट रेज टू द पावर 4। ये, या फिर एक काम करो, इसको रहने दो, आप टी रेज टू द पावर 1/4 ये आ जाएगा। इसको आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास जो हीट कैपेसिटी निकल कर आएगी वो आपकी आ जाएगी 4p टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस टी नॉट होल क्यूब डिवाइडेड बाय टी नॉट बीटा रेज टू द पावर 4। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपको और ये निकल के आ जाएगा आपका। तो यहां से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब बात करें कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था, तो बेसिकली आप इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, या फिर आप इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ना लिखें, आपका जो क्वेश्चन है ये हीट ट्रांसफर का एक प्रॉब्लम है, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने करंट कैरिंग वायर, हीट, ये सब डालकर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करिए कि आप इसको कंफ्यूज हो जाए। हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम है जिसमें आपका बेसिक हीट के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया गया। ओके, सो ये प्रॉब्लम भी आपका मीडियम लेवल था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। तो यहां पर हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल हमारे पास है कि एक पोटेशियम का आयन है, न्यूक्लियाई है, जो कि डीके हो रहा है कैल्शियम में और साथ ही साथ आर्गन न्यूक्लियाई में साइमल्टेनियसली। ओके, और हमें कहा गया है कि अगर डीके कांस्टेंट है इसका λ1 और ये λ2, और λ1 हमारा 4.5 है, λ2 हमारा 0.5 है, यूनिट्स आप देख लो। और हमें कहा गया है कि गिवन दैट द सैंपल ऑफ द दिस सैंपल इज ऑल स्टेबल दिस न्यूक्लियर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो हमें बोला गया है कि इस टाइम में t इंटू 10⁹ ईयर्स में हमें रेशियो निकालना है सम ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन। ओके, सो टू द रेडियो एक्टिव पोटेशियम न्यूक्लियर। सो हमारे पास है ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पर dn, अगर dn बाई dt, तो हम लिख सकते हैं उसको λ1 प्लस λ2 माइनस, अगर इनिशियली n है, ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और dn बाय n इज इक्वल्स टू माइनस λ1 प्लस λ2 t और dt, और दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, 0 से t, और ये n नॉट से n,
इनिशियली एन नॉट थे। ओके, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो लॉग ऑफ दिस एन बाय एन नॉट, इट विल बी माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी। और यहां से आप बेसिकली एन लिख सकते हो एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। क्या आप डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे। सो ये आपका आ गया एन। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियो एक्टिव इतने टाइम के बाद आपका जो रेशियो है वो है 99:1। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, ध्यान से देखना कि एन नॉट अपॉन एन नॉट बाय 100, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं आपको एक काम करता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ। इट इज ऑल इन। चलिए, यहां पर हमारे पास है n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। तो हमें हमारे पास क्या गिवन है कि एन नॉट बाय एन जो है वो हमारा है 99:1। ओके, सो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, एन नॉट अपॉन एन नॉट बाय 100 इज इक्वल्स टू 99/1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, e रेज टू द पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दैट इज 5 into 10 raised to the power minus 10 multiplied with 9 into 10 raised to the power, oh excuse me, sorry, आपको टाइम ही तो निकालना था। और यहां पर आ जाएगा टी। तो आप अगर यहां पर लॉग ले लो तो आप सिंपली देख सकते हो कि टी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 9.2 into 10 raised to the power 9। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर हमारे, और यहाँ पर हमने सेक्शन 1 के सॉल्यूशंस किए हैं और ये प्रॉब्लम काफी इजी प्रॉब्लम था, कोई ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं थे। और ओवरऑल पेपर को डिस्कस किया जाए तो ओवरऑल पेपर काफी इजी नहीं, नॉर्मल मॉडरेट पेपर था। और आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। सो टिल देन सी यू, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।